हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट नंबर 4। कल पिछली वीडियो में हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था, तो आई होप आपको वो समझ आया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और जो इसकी अनदर प्रैक्टिकल यूनिट होती है स्टैट कूलम, माइक्रो कूलम वगैरह वगैरह जो होती हैं सारी एक्सेट्रा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने फोर्स कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स थी वो थी हमारी Q1Q2/r²। लेकिन जो K है वो 1/4πε0 होता है। तो आइए देखते हैं। एप्सिलॉन नोट होता है लेकिन अगर मीडियम हो, लेकिन हम यहाँ पे अब एयर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε इंटू Q1Q2/r²। एप्सिलॉन जो है वो एयर में 1 हो जाता है। एप्सिलॉन नोट उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। लेकिन जो एप्सिलॉन होता है वो एयर के लिए 1 होता है, एयर और वैक्यूम के लिए। तो अब एफ नोट जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा F0/Fm। अब ये जो है आपको पता है कि 1/4 दोनों में कॉमन है, कट गया। पाई कॉमन है, पाई भी कट गया। Q1Q2 कॉमन है, कट गया। r² कॉमन है, कट गया। लेकिन हमारे पास क्या बचा? एप्सिलॉन नोट बचा और एप्सिलॉन बचा। लेकिन डिवाइड किसको किया है? एफ नोट को एफ एम से डिवाइड किया है। कैसे किया है? एफ नोट को एफ एम से डिवाइड किया है। तो अब एप्सिलॉन नोट है और एप्सिलॉन है, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट। जो ये रेशो है वो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर। ये थोड़ी सी इसमें ना मिस्टेक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नोट आएगा क्योंकि ये जो है ये हमने मीडियम में लिया है। ये एयर का है तो एप्सिलॉन ही आएगा यहाँ पे सिर्फ। जहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसमें एरर है। ये 1 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो गया यार। ये इसको यार करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये एप्सिलॉन ऊपर है, एप्सिलॉन नोट नीचे है। तो अब ये रेशो हमारे पास कैसे आ जाएगा? एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट जो आगे फर्दर इक्वल होता है एप्सिलॉन आर के, जो कि होती है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। आइए अब हमारे पास जो है वो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को जो है वो हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। कौन सी? रिलेटिव। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नहीं, सिंपल रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय के। ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसको हम के से डिनोट करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे हमने बोल दिया आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको थोड़ी ना पता कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम में बी डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, जो भी कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आएगी, बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर सम डिस्टेंस अपार्ट इन द मीडियम। जब दो सेम चार्जेस किसी एयर और वैक्यूम में पड़े हैं तब उनके बीच में जो फोर्स है, और जब वही दो सेम चार्ज किसी मीडियम में पड़े हैं जब जो उनके बीच में फोर्स है, उन दोनों का वैक्यूम में और मीडियम में, वैक्यूम/मीडियम जो फोर्स आएगी वो हमारी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं एफ वैक्यूम एफ मीडियम। एफ वैक्यूम मतलब कि फोर्स जो है वैक्यूम में है और एफ मीडियम जो कि है फोर्स मीडियम में है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।
इसमें हमने एक टॉपिक पीछे मिस कर दिया है, जो कि है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं लिमिटेशन। जे जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। इसको हम जो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर हमने कोई और फोर्स लिखनी है तो भी हम कूलम्स लॉ लगाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है और इसको हम और जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा कि राइट लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपने इसको ऐसे लिख देना है, द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ आर एज फॉलोइंग। फिर आपने हेडिंग बनानी है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। फिर आपने इसको डिस्कस करना है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस बिकॉज इट कैन ओनली एक्ट एज अ पॉइंट सोर्सेज, पॉइंट चार्ज सोर्सेज। इसको हम जैसे जो हमारे पास फोर्स आएगी वो इससे सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए आएगी। अगर हमें बड़ी बॉडीज़ के लिए फोर्स निकालनी है तो हमें एक और फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू QE। ये फार्मूला भी आपको आगे आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, तब आप बड़े मासेस की फ़ोर्स भी निकाल सकते हो इजीली। तो वही हम आगे देखते हैं क्या है। अब हमारे पास एक टर्म आएगी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास +1 में आपने रोटेशन मोशन में पढ़ा होगा, लीनियर डेंसिटी, ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। उसमें होता था ना कि अगर जो डेंसिटी है वो पर यूनिट लेंथ में कांस्टेंट रहे तो वो लीनियर डेंसिटी हो जाएगी। ऐसे ही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें जो है कि वो जो चार्ज है ना पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। मान लीजिए एक हमारे पास 10 मीटर लंबी वायर है, उसके जो पर मीटर में ना कितना चार्ज है वो है लैम्डा। जो हमारे पास लैम्डा है ये आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन L, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन लेंथ, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस क्या होता है? एरिया है ना, यही होता है ना। तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। अब इसका क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S। आगे हमारे पास जो थर्ड है वो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये होती है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। अब आपने सोचा होगा कभी कि रो इसमें भी आया है, रो डेंसिटी भी होती है, सिग्मा यहाँ पे भी है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट भी था फ्लूइड्स में। लेकिन ये जो नाम है ना, जैसे डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर किसी का नाम राम है, लेट्स सपोज कि किसी का नाम राम है, तो वो कितने लोगों का नाम राम हो सकता है। अब यूनिक नेम फाइंड करना तो मुश्किल है ना। अगर ऐसे साइंटिस्ट भी अलग अलग सिंबल बना देते तो आप याद कितनों को करते, इसलिए ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ये होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो एरिया होता है, एरिया आप 5th क्लास से एरिया पढ़ते आ रहे हैं और अभी आपने +1 में आके ही, चलो मान लेते हैं +1 में ही पढ़ा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि जो एरिया है, एरिया वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसका आपको यूज़ आएगा, तो आप इसको ज़रूर डिस्कवर करके आना। अब एक क्वेश्चन है आप इससे मैं आपके लिए मेरे पास कि कैन टू सिमिलर चार्ज बॉल अट्रैक्ट ईच अदर। जहाँ पे आंसर वैसे लिखा हुआ है वह मैं इसको हाइड कर देता हूँ अगर हो सके। अभी इसको हाइड कर देता हूँ।
जो दो सिमिलर चार्ज की बॉल्स होती हैं वो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं? आप ये बता सकते हैं मेरे को? ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं आप कैसे सोच पाते हैं। अब ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कैन टू सिमिलर चार्ज बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर? मान लीजिए दो बॉल हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक अर्थ है एक मून है, उनके ऊपर कोई चार्ज थोड़े ना है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्शन में है ना। ऐसे ही हम ले लेते हैं, एक बड़ी बॉल है एक छोटी बॉल है, उनके ऊपर चार्ज सेम है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब हमारे पास ये है कि इन्होंने पूछा है कि दो सिमिलर चार्ज की बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि बॉल सेम साइज़ की हैं। हम ऐसे सपोज कर सकते हैं ना, एक बॉल हमारे पास बड़ी है एक बॉल हमारे पास छोटी है। जैसा कि आपने मेथड ऑफ चार्जिंग में पहले पढ़ा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर बड़ी बॉल के सामने छोटी बॉल आएगी ना तो बड़ी बॉल में पॉजिटिव चार्ज है, तो छोटी बॉल में अपने आप कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? जैसा कि आपने पहले देखा था कि इंडक्शन से जो एक बड़ी बॉल थी उससे दूसरी बॉल में माइनस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस हो गया था और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया था। ऐसे ही होगा, जो हमारा पास चार्ज होगा ना वो इसमें इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, यस व्हेन चार्ज ऑन वन बॉल, यानी कि से ए इज़ मच, यहाँ पे यार ये से ए इज़ मच लार्जर दैन द चार्ज ऑन द अदर से बी, अगर ए पे चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है और चार्ज ऑन बी बहुत कम है, तो इन दोनों से इंडक्शन होगी ना, फिर कैरिंग स्मॉलर चार्ज दैट एक्वायर सम नेट चार्ज, फिर वहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी। ये आपके लिए बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिखा हुआ है, इसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है यहाँ से, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन कि फील्ड क्या होती है। आप सबने देखा होगा फील्ड, हम फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड क्या होता है? कि क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमें क्या पता चला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्षेत्र आता है ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। मतलब कि एक चार्ज की वजह से, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, उसकी वजह से जितने एरिया तक हम उसको इस चार्ज को फील कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी फील कर रहे हैं, वो सारा एरिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। जो फिर आपको ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? ये दिया था ऑनरेबल साइंटिस्ट फैराडे ने। द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ए सोर्स चार्ज। जो